सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज अपना पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे ना। तो लास्ट की जो 4 क्लासेस थी उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है। तो जो पहले यूनिट में हम लोग का 3 डिस्कशन होने वाला है, एक नंबर सिस्टम का, एक पॉलिनोमियल का, फिर इनइक्वलिटीज़ का। तो नंबर सिस्टम का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आज पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे ना, फिर पॉलिनोमियल के बाद हम लोग इनइक्वलिटीज़ पे मूव करेंगे ना। तो आज का जो डिस्कशन हम लोग का केवल पॉलिनोमियल पे होने वाला है, और 1 से 2 एक लेक्चर इसके एक्स्ट्रा में और लगेंगे आज के बाद ना। तो ये पॉलिनोमियल आपका उसमें कंप्लीट हो पाएगा। तो आप फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए सेशन को, और शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिस्कशन हम लोग को करना है। पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए, पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, तब आपको पॉलिनोमियल में थोड़ा सा समझ आने वाला है। स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपका पॉलिनोमियल का, डायरेक्टली उसकी डिफिनेशन से स्टार्ट करके हम बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल को समझने से पहले। ठीक है। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले आप देखिए क्या कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपको पता है कि जो वैल्यू फिक्स्ड हो, जो कि चेंज ना हो सके। कांस्टेंट में आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू मतलब कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट आप एज्यूम कर लीजिए, 4, 7, 6, कोई भी, ये सब कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, सारे कांस्टेंट है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जाएंगे, वो सब भी कांस्टेंट है। लेकिन अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मत सोचिए, आप केवल रियल नंबर की बात सोचिए। रियल नंबर में आप -2 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वो सब क्या है, कांस्टेंट की कैटेगरी में है। ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं, -5 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, है ना, 7 लिख दीजिए, ऐसे करके ETC। मतलब आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं जो कि कांस्टेंट कांस्टेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट आप बना सकते हैं ना। कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। तो ये कांस्टेंट की कैटेगरी में है, देखिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, आप चेंज नहीं कर सकते इसको ना। जो जैसे -5 अगर कहीं पे लग गया तो -5 ही है, वो आप चेंज नहीं कर सकते उसको। सही। तो कांस्टेंट कहलाते हैं। अब आपके दूसरे होते हैं वेरिएबल। ठीक है। ये कांस्टेंट आपका चेंज नहीं हो रहा। फिर दूसरा आपका क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है। जैसे कांस्टेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल लेकिन आपका चेंज होता है। कांस्टेंट फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वेरिएबल आपका चेंज होता है। ये क्या होता है, ये आपका चेंज हो सकता है। ठीक है। चेंजेस। ठीक है। अब ये चेंज किसी रेस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है। वेरिएबल आपके पास चेंज हो सकते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अगर वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो कांस्टेंट हो जाएगा। सही है। अब कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, सब कांस्टेंट ही है। -5, 3, 7, आप 8, कुछ भी आप एज्यूम करिए, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, सारे कांस्टेंट ही आने वाले हैं ना। अब हम अगर वेरिएबल की बात करें ना, देखिए वेरिएबल भी आपके जो कांस्टेंट फिक्स है, वेरिएबल चेंज होता है। अब वेरिएबल में भी आपके दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप इसका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। पहला टाइप क्या है इसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक इसका दूसरा टाइप होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इंडिपेंडेंट मतलब कि ये डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंडेंट मतलब कि डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए, इसको आप समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन के नाम पे। फंक्शन से एग्जांपल इसका स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में फंक्शन का चैप्टर हम लोग का अलग से है, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पूरा अलग से ही चैप्टर है, लेकिन उसको भी बाद में पढ़ना है। लेकिन अभी शुरुआत के लिए आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाएंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। कॉन्स्टेंट तो आपको समझ में आ चुका है। देखिए, पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको कांस्टेंट का नॉलेज और वेरिएबल का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे। अब देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हम बोलना चाहते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा फंक्शन का आइडिया ले लेते हैं। देखिए, फंक्शन होते क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन का आइडिया हम लोग ले रहे हैं। फंक्शन, तो इसका सेपरेट चैप्टर है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग ले सकते हैं। देखिए,
देखिए फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास एक सिस्टम जैसा है। सिस्टम मतलब आप ऐसा एज्यूम करिए, देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका सिस्टम, जिससे आप इसको डिनोट कर रहे हैं। इसमें आप कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, कुछ वैल्यूज़ आपके आउटपुट के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इनपुट पुट करेंगे आप, आपको आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, ज़्यादा इसमें परेशान होने का नीड नहीं, सिंपल सी बात है। आप कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, सही है। यही फंक्शन का मतलब है। फंक्शन का और भी बहुत सारा मतलब होता है, उसकी कई सारे डायमेंशंस होते हैं, उन सबका डिस्कशन हम लोग को उसमें जब आइसोलेशन में जाएंगे, केवल इसी चैप्टर के डिस्कशन में, तब वहाँ पर करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग को केवल थोड़ा सा इसको टच लेना है, जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए, सही। अब इसमें इसका मतलब आप इनपुट कुछ पुट करेंगे, आपको कुछ आउटपुट मिलने वाला। मतलब आप समझिए, मान लीजिए आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे थे, आपको यहाँ पे 3 मिल गया, सही। इनपुट आप कुछ पुट किए, आउटपुट आपको कुछ मिल गया। तो जो इनपुट है ना, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है, और जो आपका आउटपुट है वो क्या होगा, सॉरी, इनपुट जो है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब आप इनपुट कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो आउटपुट है वो उसी इनपुट पर ही डिपेंड करेगा, सही। वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका इनपुट जो है वो इंडिपेंडेंट है, सही बात है। मतलब आपके इनपुट पे आप मान लीजिए 2 के अलावा मान लीजिए आप 4 पुट कर दिए, तो 4 के कोरेस्पॉन्डिंग आपका कुछ दूसरा आउटपुट मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे आउटपुट आपका मिल रहा है ना, आउटपुट साइड पे ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट है किस पे, इनपुट पे, और इनपुट आपका इंडिपेंडेंट है। एक और थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, मतलब क्या है इसका। देखिए मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 करके लिखा हुआ। जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो इससे अलग है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए क्या लिखा हुआ, एफ एक्स इज टू क्या लिखा हुआ, 2x प्लस 5। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका एक फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, सही बात है। x का फंक्शन क्या है, 2x प्लस 5। मतलब आप x की वैल्यूज़ को जो यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या है, x की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है, आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है। मतलब जो एक्स है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये आपका अपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब आप समझिए, थोड़ा सा इसको सोचिए वैल्यूज पुट करके। मान लीजिए आप एक्स को 1 डाल रहे हैं, तो एक्स को 1 डालने से आपका 2x+5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी एक्स को 1 पुट करने पे आपका फंक्शन का वैल्यू 7 आ रहा है। अब फंक्शन का वैल्यू एक्स पर ही तो डिपेंड कर रहा है। आप एक्स की कुछ वैल्यू डालेंगे तभी ना आपका फंक्शन का वैल्यू आएगा। एक्स की आप कुछ दूसरी वैल्यू डाल देंगे तो आपका फंक्शन का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपको समझ में आना चाहिए इसी फंक्शन को देखते हुए। जो आपका ये एफ एक्स है, ये क्या है, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है। आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन एक्स, ठीक है। मतलब ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब एक्स की वैल्यूज पर ये डिपेंड कर रहा है। आप एक्स की वैल्यूज अलग अलग पुट करते जाएंगे, आपकी इसकी अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखिए, इसको देख के आपको क्लियर हुआ ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इसमें एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। यानी एफ ऑफ एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके हाथ में, आप पुट कर सकते हैं इसको 2, 3, 5, कुछ भी नंबर आप पुट कर सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट की वैल्यू मिलेगी जो कि डिपेंडेंट है उसी पर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप एक्स कुछ पुट कर रहे हैं तो वाई उसी के हिसाब से आने वाला है, या आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो उसी के हिसाब से आने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का। अगर आप इतना समझ लेंगे उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए,
अब आपका जो 2x था ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा आपका ये x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिपेंडेंट है। आपका जो ये 5 है ये क्या है, 5 क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। आपका 2 क्या है, ये भी तो कांस्टेंट है, सही बात है। तो आपके जो 2 हैं 5 हैं ऐसे करके कोई भी और एक्सप्रेशन आपके पास आ सकता है, उनमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है। तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि नहीं, तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब किसी एक्सप्रेशन में आपको हो सकता है कांस्टेंट की वैल्यू ना मिले, किसी एक्सप्रेशन में हो सकता है आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ना मिले। मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा करके लिखा होता, ऐसा लिखा होता आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, इसमें क्या है, आपके पास केवल कांस्टेंट ही पड़ा हुआ, वेरिएबल तो है ही नहीं कुछ। अगर वेरिएबल कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 7 पे फिक्स है, सही बात है। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 7 पे फिक्स है आपका, सही बात है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का होगा। अब हम लोग अपना पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का टॉपिक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब पॉलिनोमियल आपको देखना है, ठीक है। पॉलिनोमियल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है, बहुपद। देखिए जैसे आप नाम से देख के समझने का ट्राई कीजिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉली प्लस नॉमिनल। इसका मतलब क्या है, इसमें पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब कि एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब जब कई सारे टर्म्स मिल जाएंगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये बेसिक आपका जो टर्मिनोलॉजी, इसका नाम जो है इसके हिसाब से आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये किन दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक आपका है पॉली प्लस एक है आपका नॉमिनल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमिनल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। मेनी टर्म्स मतलब कि कई सारे टर्म्स का कलेक्शन होता है पॉलिनोमियल, सही बात है। ये बेसिक चीज़ है, इसके पॉलिनोमियल से आप इतना देख के समझ सकते हैं। अब एक्चुअल में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम लिखते हैं उसको, ध्यान से सुनिए। इतना पॉइंट क्लियर है कि पॉलिनोमियल क्या है, मेनी टर्म्स, पॉली प्लस नॉमिनल, पॉली प्लस नॉमिनल यानी कि पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है पी ऑफ एक्स, जैसे भी हम लोग क्या देखे थे, एफ ऑफ एक्स देखे थे ना, वो क्या था, एक्स का एक फंक्शन था, वैसे यहाँ भी पी ऑफ एक्स है ना, यह एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। अभी हम समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एस सो वन ए वन एक्स प्लस ए नोट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। ये क्या है, यह एक n डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। यह क्या है, n डिग्री पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल इसको कब बोलेंगे हम, जब आपका ए एन का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, ठीक। अब इसको हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए आपका x पर डिपेंडेंसी है, यानी कि जो p ऑफ x है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका x क्या है, यह एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, x की वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आपके जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, एक कांस्टेंट है, सही बात है। देखिए आप x की पावर n कर रहे हैं, n आपको पुट करना है, यानी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे पुट कर सकते हैं। x क्या है, x भी आप पुट कर सकते हैं, सही बात है। ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप n की जगह पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू को आपको इंटीजर ही पुट करना है ना, n की वैल्यू को आप एक फ्रैक्शन नहीं पुट कर सकते, n की वैल्यू को आप नेगेटिव नहीं पुट कर सकते ना। ये पॉलिनोमियल का डिफिनेशन में है कि आप n की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। मान लीजिए आप n की वैल्यू को -2 पुट कर दीजिए,
तो ए एन एक्स की पावर माइनस टू यानी कि ए एन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा ना। पॉलिनोमियल के लिए आपका क्या होना चाहिए, जो आपका जो इसका पावर है एक्स का वो आपको एक पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, और पॉजिटिव में भी आपको इंटीजर ही मिलना चाहिए, तब आप उसको n डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पे बोल रहे हैं। n डिग्री के पॉलिनोमियल बोलने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम पावर है x का वो n है ना। तो n डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है n डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब कि जो आपका मैक्सिमम पावर ऑफ x, ये क्या है, n है, सही बात है। बशर्ते आपका ए एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका ए एन जीरो हो जाएगा तो ये ए एन एक्स की पावर एन वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया तो आपका एन डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, तब आपका एन माइनस वन डिग्री का हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ए एन माइनस वन तब जीरो नहीं रखना पड़ेगा ना। तो जो उसका कांस्टेंट है वो कांस्टेंट अगर जीरो हो जाएगा तब तो उस डिग्री का पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। उस कांस्टेंट को जीरो नहीं होना, यानी कि जो आपका ए एन है वो आपका एन जीरो नहीं होगा, तब आप इसको एन डिग्री का पॉलिनोमियल बोल देंगे। सही बात है। एन आपको हमेशा एक इंटीजर ही पुट करना है, सही बात है। और एक्स का जो पावर आने वाला है ना, वो एक्स का पावर आपका नेगेटिव नहीं आ सकता, वो एक्स का पावर आपका फ्रैक्शन भी नहीं आ सकता। एक्स का पावर आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे आपका 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 50 मिलेगा, ऐसे करके आपकी एक्स की जो पावर्स हैं वो इस प्रकार से मिलने वाली है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो आपका यहाँ पे ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। जो एक्स का मैक्सिमम पावर है वो क्या है, एन है, इसलिए हम इसको एन डिग्री का पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म उससे लगा हुआ है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सही बात है। अब इसमें आप क्या करिए, अलग अलग वैल्यूज को पुट करिए, उसके बाद देखिए क्या सिचुएशन है। देखिए इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आप एन को जीरो पुट कर देंगे तो आपका पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए। अगर आप एन को जीरो पुट करते हैं तो एन को जीरो पुट करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो यानी कि 1, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। आप यहाँ पे एन की वैल्यू को जीरो नहीं पुट कर सकते। अगर एन की वैल्यू को आप जीरो पुट करेंगे एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगा, यानी वन अपॉन एक्स बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका ये टर्म है ना, देखिए जो ये इन जनरल लिखा हुआ है ना, ये आपके पावर एक्स की पावर एन से स्टार्ट हुआ, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू ना। तो आपका अगर एन ही जीरो है तो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस टू का कोई टर्म आने ही वाला नहीं है। मान लीजिए एन की वैल्यू आपकी टू होती तो एन एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर जीरो ऐसे जाता, एक्स की पावर जीरो तक ही जा सकता है, उससे नीचे आपका नहीं जा सकता। सही बात है। मान लीजिए आपके इनको फोर पुट किए तो एक्स की पावर फोर का टर्म प्लस एक्स क्यूब का टर्म प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस एक्स का टर्म प्लस एक्स की पावर जीरो का टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म, यही आ सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। आप इनको जीरो ही पुट कर दीजिए तो केवल कांस्टेंट टर्म ही आने वाला है। तो आपका पी एक्स क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म ही आने वाला, क्या, एक कांस्टेंट ही आएगा। मान लीजिए ए आ रहा है, कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा वो फिक्स वैल्यू होगी, वो किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा, फिक्स वैल्यू। सही बात है। तो कोई समस्या यहाँ तक आपको होना नहीं चाहिए। सही बात है। अब एन की वैल्यू जो जीरो है तो पी एक्स क्या है आपका ए। अब आप एन की वैल्यू को पुट करिए 1, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अगर एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे हम लोग तो क्या केस बनने वाला है, देखिए। तो आपका जो पी ऑफ एक्स है वो किस प्रकार से बनेगा, एन की वैल्यू को आप 1 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 और 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो आपको दो ही टर्म मिलेगा, कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है, ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही हो सकती है और एक्स का जो मिनिमम पावर है वो 0 होगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म आपको मिल जाएगा। सही बात है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो आपको ए एक्स प्लस बी का फॉर्म देखने को मिलने वाला। सही बात है। तो अब जो एन की वैल्यू 0 आप पुट किए तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, या आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। ये कांस्टेंट है। जब आपको ए एक्स प्लस बी मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड देखिए ये लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना,
जैसे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ऐसे करके आप इक्वेशन देखते हैं। तो उसमें क्या है, एक लीनियरिटी है, यानी x की पावर जो है 1 है, डायरेक्टली लीनियरली डिपेंड कर रहा है, जो आपका पी ऑफ एक्स है वो एक्स पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर आप इनके वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, यानी एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही हो सकती है। अब आप इनको 2 पुट करिए, एक n इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए अगर आप इनको 2 पुट करते हैं तो क्या केस बनने वाला, जो आपका पी ऑफ एक्स है, अब आपका क्या हो सकता है, जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो 2 ही हो सकती है। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है तो एक्स स्क्वायर, सही बात है। उसके बाद आपका एक्स का स्क्वायर अगर आ चुका है तो एक्स की पावर 1 आएगा प्लस सी, यानी कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आता ना, तो कोई समस्या नहीं है ना। आप n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, देखिए 2 पुट करने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, यानी कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 ही हो सकती है, यानी कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपका पहला वाला क्या था, n इसको 1 पुट करने पे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जो सबसे पहला केस n इज टू 0 का था उसमें आपका क्या है, n की वैल्यू 0 ही है, तो आपको इसको 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बोल रहा है। अगर 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बोल रहे हो यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है, ठीक है। अब यानी की वैल्यू जब 2 पुट किए है तो आपको क्या मिल रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैसे निकल रहा है आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो वहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है ना वो इन जनरल टर्म है ना, यहाँ पे आप कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं ना, आपको जैसे उनकी वैल्यू फिक्स है तो आप ए एन बोल दीजिए या उनको बी बोल दीजिए या उनको सी बोल दीजिए, उनकी वैल्यू तो फिक्स है ना। मान लीजिए आप 4 ए एन को यहाँ पे 4 बोल दिए, यहाँ पे आपका बी का वैल्यू 4 है, बात तो सेम ही है ना, कांस्टेंट है। अब इस जगह पे कांस्टेंट को आप ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए उसी कांस्टेंट को आप यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है ना। अलग अलग तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। अब एन की वैल्यू अगर 2 है तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने को मिल रहा है, सिंपल सा। अब आप एन की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं, देखिए अगर हम एन की वैल्यू को क्या कर रहे हैं 3 पुट कर, एन की वैल्यू 3 पुट करने पे आपके पास क्या होने वाला है, तो जो आपका पी ऑफ एक्स यानी जो पॉलिनोमियल है आपका किस प्रकार से मिलेगा, ए एक्स क्यूब, यानी कि जो एक्स की मैक्सिमम पावर आने वाली है वो 3 ही आ सकती है। अगर मैक्सिमम पावर 3 आ चुकी है तो जो और सारी टर्म्स आने वाली हैं वो 3 से कम होती जाएंगी। जैसे जैसे इस एक्सप्रेशन में कम हुआ ना, पहले एक्स की पावर एन, फिर एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर एक्स की पावर एन माइनस 2, ऐसे करके अगर यहाँ पे एक्स क्यूब आ चुका है तो आपका क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस फिर से और एक्स का पावर कम हो जाएगा सी एक्स प्लस आपका डी। ये क्या है, आपके पास जो मैक्सिमम पावर एक्स की वो क्या है 3 है। इसका मतलब क्या है, ये है हमारे पास एक क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आप n की वैल्यू 4 पुट करिए, देखिए केवल n इक्वल टू 4 तक हम लोग देखते हैं, उसके बाद उसको इन जनरल हम लोग पॉलिनोमियल बोल ही रहे हैं ना। जो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसको भी आप n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो आपका ये पॉलिनोमियल ही है। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे आप n इक्वल टू 4 पुट करेंगे ना तो आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। देखिए आप n इक्वल टू 4 पुट करिए, आपका पी ऑफ एक्स क्या मिलने वाला है, पी ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके टाइप का आपका मिलेगा ना। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आपको बोलना है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। तो आप n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते गए तो आपको क्या मिलता गया, इस पी एक्स का वैल्यू मिलता चला गया। आप n की वैल्यू को 0 पुट किए कांस्टेंट वैल्यू मिली, n की वैल्यू को 1 पुट किए तो आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल मिला, n की वैल्यू को 2 पुट किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, 3 पुट करने पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला, 4 पुट करने पे आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है। कोई समस्या यहाँ तक होनी आप नहीं चाहिए। तो अब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि जो n डिग्री पॉलिनोमियल बोलने का मतलब ये है कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 n हो सकती है। n डिग्री का पॉलिनोमियल बोलने का मतलब है x की मैक्सिमम पावर n हो सकती है, बशर्ते
कि जिस टर्म में x की पावर n है, x की पावर n है जिस टर्म में, उसमें जो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट जीरो ही हो जाएगा तो वो उस n डिग्री का पॉलीनोमियल नहीं रह जाएगा। आप सपोज करिए, जो एग्जांपल को ध्यान से देखिए, जो आप यहाँ पे हम लिख रखे हैं ना, n इक्वल टू 1 आप पुट किए हैं तो आपको ax प्लस b मिला है, यानी कि एक लीनियर पॉलीनोमियल है। यहीं पर अगर आपका जो a कांस्टेंट है, ये a कांस्टेंट है, अगर यही जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलीनोमियल थोड़ा रह जाएगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा। यानी कि जो आपका a है इस जगह पे, ये जीरो होना नहीं चाहिए। सही बात है। उसी प्रकार से जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसमें क्या है, इसमें जो जो मेन इसका क्वाड्रेटिक नेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x की मैक्सिमम पावर पे। अगर x की जो मैक्सिमम पावर 2 है तो हम क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। तो x की मैक्सिमम पावर 2 कब तक बनी रहेगी, जब तक आपका a जीरो ना हो जाए। अगर आपका जो ये a है, ये वैल्यू आपकी a जो है, अगर ये जीरो हो जाएगी तो इसके जीरो होते ही आपका ये लीनियर पॉलीनोमियल बन जाएगा। सही बात है। तो इसका मतलब आप समझिए, आपका a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलना है इसको। यानी कि a का वैल्यू जीरो नहीं है, आपका b और c जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका a का वैल्यू 2 है तो 2x स्क्वायर, मान लीजिए b का वैल्यू भी जीरो, c का वैल्यू जीरो, तो 2x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, उस टर्म का जो कॉन्स्टेंट है, उसका जो कोएफिशिएंट है, जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वो आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो आपका जो उसका जो डिग्री है वो कम हो जाएगा। सही बात है। उसी प्रकार से आप देखिए, जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल में आपको क्या पता है, जो a का वैल्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसी पर डिपेंड कर रहा है कि ये क्यूबिक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आप a को जीरो पुट कर देते हैं तो एक्स क्यूब वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब का टर्म खत्म ही हो गया तो इसको क्यूबिक पॉलीनोमियल क्यों बोलेंगे हम, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगा ना, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 बन जाएगी। तो सबसे खास बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि लीनियर पॉलीनोमियल बनाने के लिए a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए तीसरे केस में आपको a की वैल्यू जीरो नहीं रखनी है। क्यूबिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए आपको यहाँ पे भी a की वैल्यू जीरो नहीं रखनी। उसी प्रकार से आपका जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसमें भी आपका a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब एक a सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू a है। a आपका जीरो नहीं होगा, वही केस है कि आपका जो आप लिख रखे हैं वही सेटिस्फाई होगा। अगर आप a की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो आपका पॉलीनोमियल का जो डिग्री है वो कम हो जाएगा। सही बात है। तो कोई समस्या यहाँ तक आपको होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है ना। अभी हम लोग और थोड़ा सा इसमें और चलते हैं आगे। एक थोड़ा सा छोटा सा ही पॉइंट है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, जो आपका पॉलीनोमियल है, देखिए जो आपका पॉलीनोमियल है उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, अभी जो डिस्कशन हम लोग किए हैं वो आपका क्या था, सिंपली n इक्वल टू 0 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट किए, n इक्वल टू 2 पुट किए, से आप पुट करते चले गए। तो आपको अलग अलग लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, उससे पूरा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ निकलेगा। हम लोग उसको भी अलग से पढ़ने वाले एक चैप्टर में। तो यहाँ पर पॉलीनोमियल आपको समझना है। तो पॉलीनोमियल आपके पास क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास केवल एक ही टर्म है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। यानी इसका मतलब ये है, आपके पास अगर केवल एक ही टर्म देखने को मिल रहा है, मान समझिए, तो अभी जो पिछला केस था इसमें आपके पास क्या थे, ए एक्स प्लस बी 2 टर्म देखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 टर्म देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास देखिए ए नोट से A1 से लेकर के एन, यहाँ पे आपको n प्लस 1 टर्म देखने को मिल रहा है। जो टर्म्स हैं आपके पास, वो अगर केवल एक ही टर्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोल देंगे। यानी कि जैसे पॉलीनोमियल में आपके पास मेनी टर्म्स है, मेनी टर्म्स मतलब बहुत ज़्यादा टर्म्स है। अब जो आपका मोनोमियल है उसमें क्या हो जाएगा, केवल एक टर्म मिलेगा, यानी कि ओनली वन टर्म। ठीक है, केवल एक टर्म होगा। लेकिन पॉलीनोमियल होना है तो पॉलीनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। यानी यहाँ पे आप एग्जांपल्स के लिए ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, एग्जांपल्स के लिए ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए आप ऐसा लिख दिए, माइनस का 3x स्क्वायर, केवल माइनस का 3x स्क्वायर, तो एक मोनोमियल है, यानी कि केवल एक ही टर्म आपको देखने को मिल रहा है। पॉलीनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो x का मैक्सिमम पावर 2 है, ये क्या है, 2 डिग्री का पॉलीनोमियल है, 2 डिग्री का मोनोमियल बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि केवल एक ही टर्म आपको देखने को मिल रहा है। या आप ऐसा बोल दो, 5 बोल दो, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल बोल सकते हो इसको। ठीक है,
इसको आप मोनोमियल बोल दो, चूंकि एक ही टर्म देखने को मिल रहा है। ऐसे करके आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सही, ये मोनोमियल है, यानी कि आपके पास केवल एक ही टर्म को देखने को मिल रहा है। एक दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास दो टर्म्स देखने को मिले, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। सही, अगर आपको क्या दिखेगा, केवल दो टर्म दिखेगा, एग्जैक्टली टू टर्म्स। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली टू टर्म्स, मतलब इसमें आप एग्जांपल लेके देखिए। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा केस दिख रहा है, क्या 2x माइनस का 7, केवल दो टर्म्स देखने को मिल रहा है, ये क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, मान लीजिए आपका 2x सॉरी ऐसा लिख दीजिए, 2x² माइनस का 15 आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये भी एक बाइनोमियल है, यानी कि केवल दो टर्म देखने को मिला है, एक पहला टर्म ये है, एक दूसरा टर्म ये। यहाँ पे आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, यहाँ पे आपको केवल एक एक टर्म मिल रहा था, इसलिए इसको मोनोमियल बोल रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में आपके पास मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, आप ट्राइनोमियल बोल दीजिए ना, फिर आपको क्वाड्रोनोमियल बोल दीजिए, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो मेन जो हमारा मोटिव था बताने का, यही था कि अगर केवल एक ही टर्म देखने को मिल रहा है तो मोनोमियल है, अगर दो टर्म देखने को मिल रहा है बाइनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है ही, आप मोनोमियल के पॉलिनोमियल का पार्ट ही बोल सकते हो ना, कि कभी कभी आपको सुनने में आएगा, कि सुनने में मिलेगा कि मोनोमियल एक पॉलिनोमियल नहीं, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि चूंकि ये एक टर्म का पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप इसको। एक्चुअल में जो होता है, ये पॉलिनोमियल आपके पास कई सारे टर्म्स का कलेक्शन है ना, लेकिन फिर भी इसको आप एक टर्म का पॉलिनोमियल बोल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं इसको। अब उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। मोनोनोमियल का मतलब क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसमें आपको केवल तीन टर्म्स देखने को मिलेंगे ना। तो इसका एग्जांपल हम नहीं लिखना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। तो आपको जो यहाँ पे समझ में आया ना, कांस्टेंट, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एन की वैल्यू आप अलग अलग पुट करते जाएंगे तो आपको पॉलिनोमियल का टाइप मिलता जा रहा है। सही, लेकिन इसमें जो अभी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया, ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका x² हुआ, x³ हुआ, x⁴ हुआ, यानी जो मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो होगा तो वो उसको n डिग्री का पॉलिनोमियल रहने ही नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है अभी तक। जैसे आपका यही ax⁴ है ना, अगर आप इस a को जीरो डाल दोगे तो आपका ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब क्यूबिक बन गया, मान लीजिए b पे डिपेंडेंसी आ गई। अगर यहाँ पे b आपका जीरो नहीं है तब तो चलो क्यूबिक बन जाएगा, लेकिन अगर आपका b फिर से जीरो हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पे पहुंच जाएगा। यानी कि जो कांस्टेंट है उन पर डिपेंडेंसी है आपके पास। सबसे पहला डिपेंडेंसी, मान लीजिए अगर आप a को जीरो नहीं ही पुट करते हैं तो उसके बाद आपके कुछ भी कैसे भी हो जाए, मान लीजिए आप b भी जीरो हो गया, c भी जीरो हो गया, d भी जीरो हो गया, e भी जीरो हो गया, लेकिन a आपका जीरो नहीं है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सही बात है, लेकिन अगर आपका a ही जीरो हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो जो मेन डिपेंडेंसी है वो कांस्टेंट पर है, जो कि उससे मल्टीप्लाइड है। सही, तो यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल का डिस्कशन हो गया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। खैर इसका कोई उतना नीड नहीं था, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि एक टर्म अगर दिख रहा है तो मोनोमियल, दो टर्म दिख रहा है तो बाइनोमियल, और तीन टर्म दिखेगा तो ट्राइनोमियल, और n टर्म दिखेगा तो पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि जो x की पावर है मैक्सिमम, x की जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम उसका डिग्री बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके साथ ध्यान रखना है कि जो उससे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको n डिग्री का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, n डिग्री का पॉलिनोमियल आप बोलेंगे कब, जब उसका कोएफिशिएंट आपका क्या है, वो जीरो नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अभी तो केवल वैल्यूज सब रेफरेंस में केवल ये दिख रहा है, an x की पावर n, केवल n पे डिपेंडेंसी है, केवल कांस्टेंट ही हम अभी यूज़ कर रहे हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही बात है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है, आप लोग बताते चलिएगा इसको, फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे इसमें कुछ। पहला एग्जांपल, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2x⁴ प्लस 5x⁵ प्लस 7। एक दूसरा एग्जांपल है माइनस का 2x³ प्लस 7। एक तीसरा एग्जांपल है
4x माइनस 9 अपॉन में x प्लस 2। एक चौथा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन में x प्लस 3। एक पांचवा एग्जाम्पल है अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। एक छठा एग्जाम्पल है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे एग्जाम्पल्स लिख देना, फिर आपको बता रहा है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये आपको बताना है, ठीक है। छठा एग्जाम्पल हो गया ना। ऐसे आप सातवां एग्जाम्पल लिख लीजिए। सातवां एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि एक्स क्यूब है प्लस आपका है 5 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 है, ठीक है। एक आठवें नंबर का एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। जो आपका आठवां एग्जाम्पल ऐसा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप बताना है आपको पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो उसका डिग्री क्या है, ठीक। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। तो इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की पावर एक इंटीजर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टाइप का है, और कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, सिंपली आपका पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो आपका इसका डिग्री है वो क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री आपको क्या है 7 है, क्योंकि एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वही उसका डिग्री बन जाएगा। 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये आपको देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपके पास एक्स क्यूब दिख रहा है और जो एक्स का पावर है वो क्या है, डिग्री बन जाएगा। इसका डिग्री क्या है, क्या है 3 इसका डिग्री। इस एक्सप्रेशन को आप देखिए 4x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 4x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अपॉन में एक्स प्लस 2 आ गया। तो आपका अपॉन में एक्स प्लस 2 आने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि x है, तो इसका टर्म आपका अपॉन में नहीं आ सकता। अपॉन में आने का मतलब है कि या तो कट जाए, ऐसा केस बन सकता है। मान लीजिए आपका अपॉन में आ गया, वो कट जाएगा। वो लास्ट एग्जांपल है, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत, पॉलिनोमियल है ही नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है आपका रूट ऑफ एक्स प्लस 3? ये भी नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर आपके पास क्या है 1/2 है, और हमको पता है कि जो डिग्री है वो आपको 1/2 नहीं मिल सकता। डिग्री आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मिलेगा, लेकिन आपका ये 1/2 तो मिल नहीं सकता, फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता, सही। अब आपका जो ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको आप कैसे बोल सकते हैं? एक्स का पावर कुछ आप इसको इंटीजर बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इसका भी डिग्री आपका डिफाइंड नहीं है, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे इसे ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, आपका दिख रहा है। एक्स की पावर मैक्सिमम 3 है, और आपका कोई टर्म ऐसा नहीं है जिसमें एक्स की पावर आपका फ्रैक्शन बन जाए। सब में एक्स की पावर क्या है, एक इंटीजर ही देखने को मिल रहा है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको फॉलो करता हुआ दिख रहा है। एक्स क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, एक्स का कोएफिशिएंट -7 है, और जो एक कांस्टेंट टर्म 2 है। ये आपका बिल्कुल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन था। तो आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल है ये, और इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका क्या है 3 है। बिल्कुल डिग्री इसका 3 है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल है। जो आपका लास्ट एग्जांपल है उसको आप देखिए ध्यान से। इसमें क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। देखिए पहली नज़र में देखने पर क्या लगेगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन फिर भी बन सकता है पॉलिनोमियल अगर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लें। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो लास्ट क्लास में कुछ फार्मूलाज हम लिखाए थे ना, कुछ फार्मूला हम लिखे थे लास्ट क्लास में,
जब एलसीएम एचसीएफ का डिस्कशन हो गया तो उसके लास्ट में हम कुछ फार्मूलाज लिखे थे, वो फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपके एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। सही, जनरली याद ही रहते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर फार्मूला आपको पहले से याद हो, जो नहीं याद है वो भी आपको याद हो जाएंगे यूज करते करते ना, उनको रखना नहीं है बैठ के। यहाँ पे देखिए आपका जो एक्स प्लस वन है वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सही बात है। तो अब आपको दिख रहा है ना पॉलिनोमियल है, हाँ ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है आपका। डिग्री क्या है आपकी, 2 है, इसका डिग्री आपका 2, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आपका बन चुका है। सही, सॉरी, देखिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो आपका एक्स का वैल्यू है वो आपका -1 नहीं हो सकता। अगर आप एक्स की वैल्यू को -1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 हो जाएगा, यानी कि आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं बिल्कुल बिंदासी से, लेकिन आपको एक्स की वैल्यू को -1 नहीं बोलना है। सही बात है, एक्स का वैल्यू आपका -1 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 8वां एग्जाम्पल आपको समझ में आने चाहिए। तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो सेटिस्फाई कब नहीं कर सकता, जब एक्स की पावर आपका क्या हो जाए, कोई एक फ्रैक्शन आ जाए, एक्स का अंडरवुड आप कर दो। सही, इस टाइप का केस अगर बनेगा, या अपॉन में आ जाए जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसके डिनोमिनेटर में आते ही आप बोल देंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। लेकिन कुछ केस में हो सकता है कि बन जाए, जैसे आपका ये है, इस केस में आपका हो सकता है। तो ये सारी एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए ना, बिल्कुल पॉलिनोमियल चेक करने का था ना। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, कैसे हम लोग उसके सॉल्यूशन निकालते हैं ना, उस कैसे उनके रूट निकालते हैं, वो सब का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अभी आपको केवल पॉलिनोमियल चेक करने आना चाहिए, चेक करके आप बताइए, तुरंत ही समझ में आ जाए। क्लियर। अब हम कुछ होमवर्क आपके देते हैं जो कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए पहला होमवर्क आपके लिए है x³ -1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल आपका है x² -2x + 4 अपॉन में x-1 है। एक तीसरा एग्जाम्पल है x³ -2x² + 4। एक चौथा एग्जाम्पल x⁵ + x⁴। एक पांचवा एग्जाम्पल है x² -2x + 4x³ + 5x⁴। एक छठा एग्जाम्पल है x² + 1। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क हैं, इनको आप बताइएगा। इनको आप सॉल्व करके आपको क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो आपको क्या करना है, उसका डिग्री बताना है। सही है, आपको क्या बताना है, चेक। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल चेक करना है और आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी है। ठीक है, आपको डिग्री बतानी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल समस्या नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क हो गया। तो क्योंकि मैं समराइज करते हैं आज हम लोग क्या किए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हैं यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का डिस्कशन हम लोग किए। कांस्टेंट है कि फिक्स्ड वैल्यू होती है, वेरिएबल आपके पास चेंज हो सकता है। वेरिएबल में भी दो टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या पुट कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलने वाली है। ये डिस्कशन हम लोग यहाँ पे किए। उसके बाद आपका पॉलिनोमियल का डिस्कशन था। सही बात, पॉलिनोमियल इनकी वैल्यू आप अलग अलग पुट करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस का डिस्कशन किए। फिर आपके एग्जांपल्स कुछ हम लोग डिस्कस किए ना। तो आपको मेन फोकस ये करना है कि पॉलिनोमियल कब नहीं हो सकता है। सही है, कब हो सकता है तो आसानी से दिख ही जाएगा कितने डिग्री का है, कब नहीं हो सकता वो भी आपको समझना आवश्यक है। यहाँ पर आपको देखना है और आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है। सही, 6 एग्जाम्पल्स हैं, बारी बारी सारे फर्स्ट करके आप सेकंड करके थर्ड करके बताइएगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर है तो उसका डिग्री क्या है। सही बात है। तो ये क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। तो काफ़ी सारा डिस्कशन हो गया, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो आंसर है उसको कमेंट आपको करना ही है।
और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप चलिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आगे हम लोग सारे जितने टॉपिक्स आने वाले सब कवर करेंगे। इसको आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी बेनिफिट मिल सके इससे। ठीक है, तो लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।